नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों इन्वेस्टमेंट। चलिए समझते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को और इससे रिलेटेड कुछ और बातें। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को हमने हाल फिलहाल पीछे के लेक्चर में डिस्कस करा है आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर याद होगा कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं या इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बच्चों, मैं इसको आपको एक बेसिक एग्जांपल से फिर से समझाने की मदद करता हूँ। बच्चों, ये मान लो ये हमारे राजू भैया हैं। ये कौन है? हमारे राजू भैया। और ये राजू भैया का ना एक ऑफिस है। राजू भैया का क्या है? ऑफिस। और उस ऑफिस में इन्होंने क्या करा है बच्चों, इनके पास ना 2 प्रोजेक्टर थे। कितने प्रोजेक्टर थे बच्चों? 2 प्रोजेक्टर थे। तो इन्होंने क्या करा, 4 प्रोजेक्टर लगवा दिए। कितने प्रोजेक्टर लगवा दिए बच्चों? 4 प्रोजेक्टर। राजू भैया के ऑफिस में ना पहले एक ही एसी लगा हुआ था। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इन्होंने क्या करा, 3 एसी लगवा दिया इन्होंने। चलो जी, अच्छी बात है। इनके ऑफिस में मान लो 4 फर्नीचर थे। कितने थे फर्नीचर बच्चों? 4 फर्नीचर थे। तो अब राजू भैया ने क्या करा, फर्नीचर कर दिए 10। कितने फर्नीचर कर दिए? 10। तो आप बच्चों देखो हुआ क्या है। पहले राजू भैया के पास प्रोजेक्टर कितने थे? 2। अब वही प्रोजेक्टर बढ़ के कितने हो गए? 4। बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये राजू भैया का एसी कितना था? 1। अब बढ़कर एसी की संख्या कितने होगी बच्चों? 3। राजू भैया के पास फर्नीचर कितने थे? 4। अब ये फर्नीचरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 10। ठीक है। तो ये राजू भैया के लिए सारी चीजें क्या है? एसिड्स हैं। राजू भैया के लिए सारी चीजें क्या है? उनकी एसिड्स है, जिसके अंदर वो पैसा लगा रहे हैं और उसका यूज करके अपने लिए लोगों से क्या कर रहे हैं? काम करवा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हाँ या ना? मान लो ये मैं ही हूं, तो मैं अपने प्रोजेक्टर, मेरे पास 2 थे। अब इस प्रोजेक्टर का यूज मैं क्यों कर रहा हूं? आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? पैसा। एसी मैंने अपने लिए थोड़ी ना लगवाई है, एसी तो मैंने अपने वर्कर्स के लिए लगवाई है, अपने स्टाफ मेंबर के लिए लगवाई है। तो उस एसी से, एसी में रहकर लोग काम करेंगे, उससे मुझे क्या मिल रहा है? पैसा। फर्नीचर मैंने अपने घर पे थोड़ा ना लगाया है, फर्नीचर से क्या होगा? ऑफिस में आया है, लोग काम करेंगे, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा। तो ये सभी क्या हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है। मेरे लिए खर्चा नहीं है, ये मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर। तो बच्चों, हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब, इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब होता है बच्चों, इट इज द नेट एडिशन, it is the net addition to capital stock. It is a net addition to capital stock. नेट एडिशन वर्ड को बच्चों आप हाईलाइट कर लो। क्या लिखा हुआ है? नेट एडिशन। किस में नेट एडिशन हुआ है? टू कैपिटल स्टॉक। ठीक है, ये सभी हमारे लिए क्या है? कैपिटल स्टॉक है। ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल स्टॉक है। तो इसमें देखो एडिशन कितने का हुआ है सर? पहले 2 था, अब कितना हो गया? 4। कितना बढ़ा है सर? 2। पहले कितना था? 1, अब कितना हो गया है? 3। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। सर पहले कितना था? 4, अब कितना हुआ? 10। कितना बढ़ा है? 6। तो बच्चों आपको दिखाई दे रही है एडिशन हो रहा है इसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी। इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई है, इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई है, इसमें 6 की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी ही नेट एडिशन कहलाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको और एक बेसिक एग्जांपल से समझ लो। मान लो आपके घर पे एक टेबल है, यानी आपके घर पे एक बेड है। बेड फर्नीचर में ही आता है। आप एक और बेड खरीद कर लिए। आपके घर पे एक बेड है, आप एक और बेड खरीद कर, तो आप कितने हो गए? 2। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहेंगे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपका एक घर था, आपने एक और घर खरीदा, उसे भी किराए पर लगा दिया, तो वो भी आपके लिए क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, किसी से ड्राइवर गाड़ी खरीद के किसी को ड्राइवरी पे दे देते हैं, तो उनकी एक गाड़ी पहले चल रही थी, इन्होंने एक और गाड़ी खरीदी और उसे भी ड्राइवरी पे दे दी, उससे वो क्या कमा रहे? पैसा। तो उन्होंने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दी। समझ में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बिल्कुल। अब इसी इन्वेस्टमेंट को बच्चों हम 2 तरीके से समझने का काम करते हैं। कितने तरीके से समझते हैं बच्चों? 2। तो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों 2 तरीके का। कितने तरीके का होता है? 2। समझना बच्चों। हाँ,
इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का होता है बच्चों? दो तरीके का, समझना, एक दो। पहला इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों हम जिसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरे इन्वेस्टमेंट को बच्चे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। तो बताओ तो इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है बच्चों? दो। कितने तरह की होती है? दो। एक होता है बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या होता है बच्चों? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों किसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और किसे कहते हैं बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आप ये मान लो कि जब आप एक टेबल खरीद कर लेकर आए थे, वो टेबल था बच्चों 5,000 रुपये का। कितने हज़ार का था बच्चों? 5,000 रुपये का, ठीक है। क्या आप 5,000 रुपये का बच्चों एक टेबल खरीद कर लाए थे और आपने इसका यूज़ करा। क्या करा बच्चों? यूज़ करा। कितने साल? 5 साल। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो फर्नीचर आज 5,000 रुपये का यूज़ आप खरीद कर लेकर आए हो, क्या 5 साल चलाने के बाद भी वो फर्नीचर यानी वो टेबल क्या 5,000 रुपये का ही होगा, हाँ या ना? पहले मुझे ये बताओ। क्या कहा मैंने? कि आप आज जो टेबल 5,000 रुपये खरीद कर लाए हो, तो क्या आप 5 साल उसका यूज़ करोगे, उपयोग करोगे, तो क्या 5 साल के बाद भी वो 5,000 रुपये का ही होगा? क्या कहोगे? नहीं सर, वो 5,000 रुपये का तो नहीं होगा, वो 5,000 रुपये का तो नहीं होगा। कितने का होगा? तो सर वो 5,000 का नहीं होगा, वो मान लो 2,000 रुपये का होगा या 1,500 रुपये का होगा। यानी कहने का सेंस है कि सर वो 5,000 रुपये का आपने खरीद कर लाए थे, लेकिन अब वो 5,000 रुपये नहीं है, वो उससे कम ही कीमत होगी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो जो वैल्यू कम हो जाती है ना, वही बच्चों क्या होती है? हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। और जो हम शुरू में खरीद कर लाए थे बिल्कुल नया, तो वो हमारे लिए क्या थी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या आप समझ गए? जैसे आपके घर पे कोई मान लो एसी आया है, आप उसे खरीद कर लाए 30-40 हज़ार रुपये का। अब आप उससे लगातार यूज़ करो तो उसके अंदर कुछ खराबी आएगी, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो जो शुरू में खरीद कर लाए वो कहलाएगी बच्चों हमारी नेट इन्वेस्टमेंट, और उसका यूज़ करने के बाद जो उसकी वैल्यू अब रह गई है वो क्या कहलाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। तो शुरू वाली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और जो अब यूज़ करने के बाद बची है, कितने रुपए की हो गई, टूट गया है, फूट गया है, तो वैल्यू तो घटेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। बात आ रही है समझ में? अब इस बात को लिखते हैं कि सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और नेट इन्वेस्टमेंट की छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है क्या? तो हम बोलते हैं बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब क्या होता है, एक भाषा में हम आपको समझाएं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को आप बच्चों कह दो टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ये होती है बच्चों हमारी किसकी डेफिनेशन? ग्रॉस की। और पूछे कि नेट इन्वेस्टमेंट की बताओ, तो हम कहेंगे एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। तो बताओ तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस समझ में आया? हमें जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भैया, क्या क्या समझ में आया आपको? अब फिर से एक एग्जांपल समझा दूं मैं। क्या कि मान लो कि सर मैं 3 एसी है मेरे पास। क्या है बच्चों? 3 एसी है, ठीक है क्या? अब मेरे पास 4 प्रोजेक्टर हैं। क्या है? 4 प्रोजेक्टर हैं, ठीक है सर। और मेरे पास मान लो 6 फर्नीचर हैं। कितने फर्नीचर है बच्चों? 6 फर्नीचर है। 3 एसी हैं, 4 प्रोजेक्टर और 6 फर्नीचर हैं, ठीक है। अब इन सबको मिला के जो बच्चों इनकी प्राइस मैंने निकाला, कीमत निकाली, तो वो बन गई बच्चों 6 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की? 6 लाख रुपए की। अब मैंने इनका क्या करा? मैंने इनका कुछ टाइम तक यूज़ करा है। मैंने इनका क्या करा? यूज़ करा है। कितने साल? मान लेता हूँ मैं बच्चों 4 साल तक मैंने इसका यूज़ करा है। 4 साल तक मैंने क्या करा?
यूज़ करा। तो अब इसकी कीमत कितने रुपए हो गई? सामान तो यही है, लेकिन अब कीमत कितने रुपए हो गई? कह रहे 3 लाख रुपए की हो गई सर, 3 लाख रुपए की हो गई। पहले कितने रुपए की थी? 6 लाख रुपए की। अब कितनी हो गई? 3 लाख रुपए की। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यूज़ करा। यूज़ करने के बदले क्या देखा जाता है कि बच्चों गिरावट आती है। क्या आती है बच्चों? गिरावट। गिरावट शब्द का मतलब होता है बच्चों कमी, कि इसकी कीमत में क्या आ गई है? कमी। तो ये जो शुरू शुरू में था तो इसको बोला हमने ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और जब इसकी कीमतें कम हो गई बच्चों, जब इसकी कीमतें क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्चुअल एडिशन, कि अब वो कितने रुपए का रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसका लगातार 4 साल तक यूज़ करा है, जिसके वजह से उसकी वैल्यू में क्या आ गई है बच्चों? गिरावट। गिरावट का मतलब कमी आ गई है। 6 लाख से कितना हो गया है ये? 3 लाख। तो जो एक्चुअल में था वो टोटल, जो पहले था वो टोटल, अब जो एक्चुअल में है उसी को क्या बोलते हैं? नेट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। तो यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट कर लो मेरे साथ, क्या? कि सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये होता है बच्चों हमारा टोटल एडिशन। क्या हुआ बच्चों? ये हुआ हमारा सर जी टोटल एडिशन, ठीक है। और ये होता है सर हमारा एक्चुअल, यानी यूज़ करने के बाद वो कितने रुपए का बच गया है, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें कर रहे हैं। तो बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है क्या? आप क्या ध्यान रखोगे? एक छोटी सी बात और, कि सर जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बच्चों नोट डाल के लिख लो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने चीज़ों से मिलकर बना है? 3। कितने चीज़ों से मिलकर बना है? 3। सबसे पहला सर 1 2 3, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला आया बच्चों ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों हमारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कौन सा आता है बच्चों? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और तीसरा होता है बच्चों हमारा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। क्या क्या पढ़ा हमने? पहला ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीसरा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बात आई समझ में? अब इसको हाईलाइट करो। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है ये भी आप समझ लो। जब आप बिजनेस की बातें करते हो, तो आप बिजनेस को रन करने के लिए बच्चों जो जो चीज़ें इन्वेस्ट करते हो वो किस में आता है? ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के लिए क्या खरीद के लाए बच्चों? इक्विपमेंट्स खरीद कर ला रहे हो। आप बिजनेस के लिए मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर लाए, ठीक है। आप बिजनेस के लिए किसी तरीके के कोई बच्चों इक्विपमेंट्स खरीद के लेकर आ रहे हो, ठीक है। आप बिजनेस के लिए बच्चों फर्नीचर खरीद के लेकर आ रहे हो। तो आप जो भी बिजनेस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आगे अगला क्या है बच्चों? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बच्चों यहाँ पे पब्लिक वर्ड रेफर करा गया है गवर्नमेंट को। किसको रेफर करा गया है? आप इस बात का ध्यान रखोगे, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बच्चों हमारे लिए क्या करती है? जैसे गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए बच्चों, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट की रेलवे हो गई बच्चों, रेलवे। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। तो गवर्नमेंट जो भी चीज़ें करती है वो सब के सब किस में आते हैं बच्चों? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में।
ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो बच्चों इसके अंदर क्या आता है, वर्ड पढ़ो एक बार, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर अपने लिए खर्चे करता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस रेजिडेंशियल। ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर। किसके लिए होता है बच्चों ये, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, आप ध्यान रखना, ठीक है। किसके लिए होता है, हाउस होल्ड सेक्टर की। जब हाउस होल्ड अपने लिए घर वगैरह बनाता है, क्या बनाता है अपने लिए, हाउस, घर, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर जब अपने लिए घर वगैरह बनवाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और इन तीनों को जब बच्चों हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ सर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज फटाफट। सबसे पहले हमने बच्चा पढ़ा, क्या पढ़ा सर, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। हमने कहा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक के अंदर क्या चीज़ बच्चों, नेट एडिशन। सर नेट एडिशन वर्ड का मतलब कि मान लो मेरे पास 2 प्रोजेक्टर था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 4, तो कितने की वृद्धि हुई है, 2, नेट हो गया ये। पहले मेरे पास एक एसी था, बढ़कर कितना हो गया, 3, कितना बढ़ा है, 2, क्या हो गया ये, नेट एडिशन हो गया। पहले मेरे पास कितना था, 4, अब कितना है, 10, कितने की वृद्धि हुई है सर, 6 की, तो ये क्या कहलाएगा, नेट एडिशन। ये मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यस सर। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की, 2, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बच्चों टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी आपके स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है। फॉर एग्जांपल के लिए कि 3 एसी है मेरे पास, 2 प्रोजेक्टर और 6 फर्नीचर है, तो उनकी कीमत 6 लाख रुपए, तो ये क्या कहलाएगी, ग्रॉस। लेकिन इसका मैं कुछ सालों तक यूज़ करूंगा तो इसकी कीमतों में क्या देखने को मिलती है, गिरावट। तो 6 लाख से कीमत घटकर कितनी हो गई है बच्चों, 3 लाख हो गई है, तो इसे क्या कहूँगा, एक्चुअल, यानी अब कितने रुपए का है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है, 3। ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बोलो मेरे साथ, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है, तो बिजनेस अपने लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो सबका सब किस में होता है, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। पब्लिक, ये सरकार जितना भी इन्वेस्टमेंट का काम करती है वो सारा का सारा आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे सरकारी रोड, सरकारी स्कूल, सरकार के रेलवे, सरकारी हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ें। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, जब हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म सेक्टर अपने लिए घर वगैरह बनवाते हैं तो वो किसके अंदर आता है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। आपको ये बस टर्म ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक टर्म बच्चों देखो, पहले आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 6 लाख, कितनी थी बच्चों, 6 लाख, लेकिन अब कितने की हो गई है बच्चों, 3 लाख, कितने की हो गई है बच्चों, 3 लाख। तो आप देख रहे हो क्या हुआ है, कीमतें क्या हुई हैं बच्चों, घटी हैं। कीमतें क्या हुई हैं बच्चों, घटी है। पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 6 लाख की, अब कितने की हुई है, 3 लाख की। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इधर लिखेंगे बच्चों हम नेट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हमने, नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का बीच का बच्चों जो डिफरेंस आता है उसको हम एक नए नाम से जानते हैं और उसे कहते हैं बच्चों हम डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। बोल के बताओ एक बार, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, डेप्रीशिएशन क्या होता है। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है बच्चों, डेप्रीशिएशन। क्या कहलाता है बच्चों, डेप्रीशिएशन। डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द डेप्रीशिएशन। सही है क्या, हाँ या ना बोल दो। तो अगर बच्चों अब मुझे यहाँ से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो कोई बच्चा बताएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, बताओ बताओ। इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। सर ये तो बहुत आसान सा है बच्चों, यहाँ पर आ गया डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब ये माइनस में है, इधर आके क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या। तो अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या हुआ सर, बताओ बताओ, डेप्रीशिएशन में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, नेट, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों मुझे यहाँ से क्या निकालना है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो, क्या निकालना है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या हम निकाल देंगे, हाँ सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, कैसे आसान है सर, डेप्रीशिएशन में से क्या घटा दो, डेप्रीशिएशन में से क्या घटा दो सर, माफ़ करना,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से बच्चों क्या करेंगे हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या घटा दो, डेप्रीशिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस कर देंगे हम, डेप्रीशिएशन। ठीक है क्या, यस सर। तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बात आ रही है समझ में बिल्कुल अच्छे से, क्या हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस और ये हो गया नेट और ये हो गया डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन की एक छोटी सी बात और समझते हैं, इन डेप्थ चलते हैं डेप्रीशिएशन को लेकर। क्या वर्ड उठ कर आया बच्चों, नया वर्ड उठ कर आया है डेप्रीशिएशन। क्या आया है बच्चों, डेप्रीशिएशन। माफ़ करना बच्चों, स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो रही है, डेप्रीशिएशन। समझने की कोशिश करेंगे कि डेप्रीशिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है क्या बच्चों, बहुत प्यारा सा टर्म है, अच्छे से समझना। ठीक है क्या, डेप्रीशिएशन क्या होता है समझे। डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड tangible, fall in the value of fixed tangible assets, fixed tangible assets। क्या लिखा है बच्चों, मैंने वर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या नया शब्द है, कहता है फॉल। फॉल मतलब क्या होता है बच्चों, गिरना। वैल्यू मतलब कीमत, किसमें, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। अब ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं बच्चों, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इसको समझे थोड़ा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आप इसे सिंपल फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे हम, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में हम बात करें टेंजिबल, किसकी बात करें बच्चों, टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है बच्चों आप जिसे देख सकते हो और छू सकते हो। कुछ एग्जांपल देखो इसके। फिक्स वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि जो लंबे समय तक जिसका बेनिफिट मिलेगा हमें, जिसका बेनिफिट कब तक मिलेगा बच्चों, लंबे समय तक जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप मान लो बच्चों कि प्लांट एंड मशीनरी, हमें एक बार खरीद लो, देखो 4-5 साल तक चलता है नहीं चलता है ना, तो ये क्या है हमारे लिए, फिक्स एसेट है। जैसे फर्नीचर, आप एक बार खरीद लो, देखो 4-5 साल तक आपको खरीदने की नीड नहीं होती, क्या है ये हमारे लिए, फिक्स एसेट है। जैसे व्हीकल्स, गाड़ियाँ, आप कोई कार वगैरह खरीद लो, देखो लंबे समय तक चलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल बस आप ध्यान रखोगे। तो ऐसी चीज़ों में इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। और जब इनकी वैल्यू कम होती है तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, जब इनकी वैल्यू कम होती है तो उसी शब्द को किस नाम से जानते हैं बच्चों, डेप्रीशिएशन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेप्रीशिएशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी वैल्यू कम क्यों होती है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू। अब इसके 3 कारण लिखो बच्चों, ड्यू टू। पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर वर्ड का मतलब होता है बच्चों सामान्य टूट-फूट। आप कोई एसेट खरीद के लेकर आए हो, मान लो आप एक गाड़ी खरीद कर लेकर आए, वो डेंट लग गया, कहीं से पिचक गया, किसी दूसरी गाड़ी वाले ने आके पीछे से ठोक दिया, आपकी वैल्यू गाड़ी की क्या हो गया, गाड़ी का नक्शा तो खराब हो गया, तब आपको उस पर खर्चे होंगे, तो उसको क्या हो गया, उसी चीज़ को बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। टूट फूट जाना, स्क्रैच लग जाना, डेंट वगैरह हो जाना, तो नॉर्मल वियर एंड टियर। समझ में आ गया। तो जब भैया किसी चीज़ की वैल्यू में थोड़ी सी खरोच वगैरह लग जाती है, डेंट वगैरह आ जाता है, पिचक जाता है, तो उसकी कीमतें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, यस सर। दूसरा होता है बच्चों पैसेज ऑफ टाइम। क्या होता है बच्चों, पैसेज ऑफ टाइम। अब पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम मतलब होता है बच्चों समय। टाइम मतलब क्या होता है बच्चों, समय। टाइम मतलब समय, ऑफ मतलब का, समय का, और पैसेज वर्ड का मतलब होता है बच्चों बीतना। जैसे जैसे समय बीतता रहता है बच्चों, वैसे वैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू में क्या आने लगती है बच्चों, कमी आने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारे एसेट्स की वैल्यू में क्या देखने को मिलती है बच्चों, कमी देखने को मिलती है। ठीक है क्या, यस सर। तीसरा होता है बच्चों, अच्छा इसका एक और नाम होता है, इसे एफ्लेक्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब समय का बीतना। और चौथा होता है बच्चों हमारा ऑब्सोलिसेंस। क्या होता है बच्चों हमारा, ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, क्या होता है फटाफट बताएंगे, ऑब्सोलिसेंस।
ठीक है, लिखेंगे ऑब्सोलिसेंस। माफ करना बच्चों, ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, ऑब्सोलिसेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको तो बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझो। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करो, ऑब्सोलिसेंस, और इसका मतलब लिखो अप्रचलन। अप्रचलन, अप्रचलन वर्ड का क्या मतलब होता है? अप्रचलन वर्ड का मतलब क्या होता है? अप्रचलन वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि वो चीज़ अब उपयोग से बाहर चली गई है, अब उस चीज़ का हम प्रयोग नहीं कर सकते, अब उस चीज़ का हम प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उसका प्रयोग, अब वो चीज़ प्रयोग करने के लायक, यूज़ करने के लायक नहीं रही है, मतलब खराब हो चुकी है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है या उस लायक नहीं है कि हम उसका यूज़ कर सकें, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्सोलिसेंस। तो ऑब्सोलिसेंस वर्ड का मतलब होता है अप्रचलन, और अप्रचलन वर्ड का मतलब ये हुआ कि अब वो चीज़ यूज़ करने के लायक नहीं है। तो लिख दो, अप्रचलन वर्ड का क्या मतलब समझा हमने? कि यूज करने के लायक नहीं है, यूज करने के लायक नहीं है, यानी उपयोगी नहीं है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हो, वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे ऑब्सोलिसेंस आता है। अक्सर ये क्यों देखने को मिलता है? तो बच्चों ये दो कारणों से देखने को मिलता है। कितने कारणों से? दो। कौन कौन सा? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों, आप ये भी कह सकते हो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। तो मैंने दो कारण बताए, फटाफट नाम बताओ तो। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऐसा क्यों? अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। और दूसरा होता है बच्चों चेंज इन डिमांड। ठीक है, क्या चेंज इन टेक्नोलॉजी कैसे हो गया सर, इसका बताओ एग्जांपल। जैसे बच्चों आप देखो कि आज के टाइम पर आप लोग जिस फोन से या जिस फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू मेरी वीडियो देख रहे हो बच्चों आप, तो आप देखो कि पहले के टाइम पे हमारे यहाँ नोकिया का कीपैड फ़ोन वगैरह चलता था। ठीक है, लेकिन आज वही फ़ोन हम में से कोई भी यूज़ नहीं करता। आज आपके और मेरे पास, हम सबके पास एक अच्छी कंपनी का स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो वो चीज़ क्या हो गई है? टेक्नोलॉजी के कारण प्रचलन में नहीं है, अब उसका यूज़ करने लायक नहीं है वो। तो आप में से कोई चलाता है कीपैड फ़ोन? अगर आप चलाते तो आप मेरी वीडियो ही नहीं देख पाते कीपैड फ़ोन के अंदर। तो वो चीज़ क्या हो गई? चलन से तो बाहर हो चुकी है, यानी अब उसका प्रचलन ही नहीं है, अब वो मिलता ही नहीं है, वो यूज़ करने के लायक ही नहीं है, अनयूजफुल है वो। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का मतलब कि जो चीज़ मार्केट में बिक रही है, लोगों को अब वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है, लोग उसे नापसंद कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ नापसंद करेगी तो सामने वाला बेचने के लिए क्या करता है? अक्सर उसकी कीमतों को कम करके बेच देता है। ठीक है, तो कभी कभी टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है या लोगों को नापसंद आने लगती हैं चीज़ें, तो उसको बेचने के लिए जो सेलर होता है उनकी कीमतों को क्या करने लगता है? कम करके बेच देता है। तो उन्हीं दोनों शब्दों को हम क्या कारण कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? अप्रचलन के कारण है। ठीक है, अब बच्चों अप्रचलन होती है दो कारणों से। कितने कारणों से होती है? दो। अब एक नोट डालेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा नोट डालेंगे और इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ऑब्सोलिसेंस बच्चों दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो। ऑब्सोलिसेंस। ठीक है बच्चों, ऑब्सोलिसेंस कितने तरीके का होता है? दो। एक देखने को मिलता है बच्चों एक्सपेक्टेड, क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेक्टेड, माफ करना, एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। और एक होता है बच्चों अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, और एक देखने को मिलता है बच्चों अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं फोरसीन। क्या बोलते हैं बच्चों? फोरसीन ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं अनफोरसीन ऑब्सोलिसेंस।
ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं, फटाफट बताओ ऑब्सोलेसेंस कितने तरीके का होता है, ऑब्सोलेसेंस कितने तरीके का होता है, फटाफट बताएंगे सर। 2, कौन कौन से? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है क्या? ऐसे ही फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस कह दो, या फिर हम क्या कहते हैं बच्चों, अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। अब इनका मतलब क्या है बच्चों? अनएक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है? आप तो पहले से ही जानते होंगे अनएक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब, बताओ तो एक बार मुझे। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी हमने उम्मीद नहीं करी थी, जिसकी हमने कल्पना नहीं करी थी, या अनफोर्सीन जिसके बारे में सोचा ना जा सके, यानी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें क्या आता है बच्चों? अक्सर इसके अंदर आता है क्या चीज? नेचुरल क्लाइमेट्स। क्या देखने को मिलता है बच्चों हमें? नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चों हमें? नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है क्या? ठीक है, जैसे चोरी भी कह सकते हो आप, थेफ्ट, या फिर बच्चों एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, इन सब चीजों की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। क्या चोरी कभी आप सोच सकते हो कि चोरी होगी आज? नहीं, चोरी हो जाती है। एक्सीडेंट क्या बताकर होता है कि आज आपका एक्सीडेंट होगा? नहीं नहीं, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं किसके? अनएक्सपेक्टेड के। क्या क्या है बताओ तो एक बार फटाफट इनके नाम बताओ सर। नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है, जैसे थेफ्ट, एक्सीडेंट, और अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ, इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ, जैसे बच्चों अर्थक्वेक, भूकंप, जैसे भूकंप, ठीक है क्या? एक मिनट बच्चों, ठीक है, अर्थक्वेक, ओके। और बताओ एग्जाम्पल, जैसे क्लाउड ब्रस्टिंग, बादलों का फटना, ठीक है, जैसे सुनामी कह सकते हो बच्चों आप, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी साइक्लोन वगैरह, डिजास्टर वगैरह, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इन सब चीजों से बच्चों क्या होता है? इन सब चीज़ों से क्या होता है? हम इन सब चीज़ों की उम्मीद रखते हैं क्या? बताओ तो। नहीं, इनकी हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों? घटित हो जाती हैं, ठीक है क्या? हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल ओके है क्या? समझ में आ गया ये? तो अनएक्सपेक्टेड क्या होता है सर? जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस, जैसे चोरी या फिर एक्सीडेंट या फिर भूकंप आ जाना, बादलों का फट जाना, सुनामी आ जाना, तूफान का आना, हम लोग कल्पना मात्र नहीं कर सकते, और इनसे भी क्या होता है? हमारा भारी भरकम नुकसान होता है। और एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। एक्सपेक्टेड के अंदर क्या आता है? हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं, हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं, जो ट्रेंड में नहीं चल रहा है, हमें पता लग जाता है कि नहीं नहीं अब ये सारी चीज़ें ट्रेंड से बाहर हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी में होने वाला चेंज, हम एक टाइम के लिए अनुमान लगा सकते हैं कि देखो भैया अब मार्केट में ये सामान बिक नहीं रहा, तो इसको खरीदने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों हमने लिख रखा है एक्सपेक्ट ऑब्सोलिसेंस, ये कौन सा है सर? ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है। कौन सा है? एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप इस बात का बच्चों ध्यान रखो कि डेप्रिसिएशन के अंदर कौन सा कारण आता है? जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन के अंदर कौन सा कारण आता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस? सर एक्सपेक्टेड। तो चलो एक बार फिर से हो जाए। डेप्रिसिएशन वर्ड का क्या मतलब हुआ सर? डेप्रिसिएशन वर्ड का सीधा सीधा मतलब हुआ कि जब भी हमारे फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी तो उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यह कमी कितने कारणों से देखने को मिलती है? 3। पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब सामान्य टूट फूट, थोड़ा सा टूट जाए, फूट जाए या फिर पिचक जाए। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीज़ों की कीमतों में कमी होने लगती है। तीसरा, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस वर्ड का मतलब होता है अप्रचलन, यानी जो चीज़ अब यूजफुल नहीं है, उपयोग करने के लायक नहीं है, तो अक्सर उनकी कीमतें क्या देखने को मिलती है? कम। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि लोग अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, या दूसरा चेंज इन डिमांड, यानी लोगों को अब वो चीज़ पसंद
नहीं आ रही है। फिर हमने समझा कि एक फिक्स एसेट्स क्या होता है। तो फिक्स एसेट्स को समझने के लिए बच्चों हमने कुछ एग्जांपल लिख लिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और व्हीकल्स जैसी चीज़ें, ठीक है क्या। फिर हमने कहा क्या कि ऑब्सोलिसेंस कितने तरीके के हो सकते हैं, दो, एक एक्सपेक्टेड और एक होता है बच्चों अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जिसका अनुमान हम लगा सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब हम जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है क्या। इसका दूसरा नाम बताएंगे सर। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का दूसरा नाम होता है अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का बच्चों दूसरा नाम होता है फोर्सिन ऑब्सोलिसेंस। डेप्रिसिएशन के अंदर कौन सा ऑब्सोलिसेंस आता है, तो सर एक्सपेक्टेड वाला आता है। तो सर इनके कारण भी तो कमी होती होगी, अनएक्सपेक्टेड वालों के कारण, तो इनको क्या कहते हैं, लिखो इसको भी, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो मेरे साथ, क्या कहते हैं इसको, फॉल, फॉल, ठीक है, ये फॉल लिखा है, यूं मत समझ लेना, फॉल इन द, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, fall in the value of fixed assets due to unforeseen, unforeseen मतलब समझ गए, अनएक्सपेक्टेड वाले, अनफोर्सिन, ठीक है, ऑब्सोलिसेंस, अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस सच एज natural calamities, theft, चोरी, एक्सीडेंट और एटसेट्रा जैसी चीजें इज कॉल्ड या इज नोन एज कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। तो बताओ कैपिटल लॉस क्या होता है। तो सर जब अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस के कारण, अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस वर्ड का मतलब सर नेचुरल कैलेमिटीज, चोरी या एक्सीडेंट के कारण जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल लॉस, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस। ध्यान रखना, अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस के कारण जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस। और अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस में क्या आता है, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट और वगैरह वगैरह की चीजें, कुछ हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे। बात आ रही है समझ में। तो अब यहाँ से एक बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं, क्या, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, इनमें बच्चों क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला तो बच्चों इनकी मीनिंग का, सबसे पहला तो क्या डिफरेंस है बच्चों, इनकी मीनिंग का। क्या होती है मीनिंग, जल्दी से बताओ, क्या होती है इनकी मीनिंग, फटाफट बताओ सर। फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, फॉल इन द वैल्यू ऑफ fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, और expected obsolescence,
इसका रीजन क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन, फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ fixed assets, fall in the value of fixed assets due to unexpected obsolescence, due to unexpected obsolescence such as natural calamities, theft, accident, एटसेट्रा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, ये तो हमने समझ लिया है। इसे हाईलाइट करो, इसे हाईलाइट करो। क्या होता है सर कि जब नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के कारण जो कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसे? डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस क्या होता है? तो जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के कारण जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल लॉस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे दूसरा डिफरेंस। जो दूसरा डिफरेंस है वो बच्चों है कि इट डज नॉट hamper on the प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे बच्चों हैम्पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, आप प्रोडक्शन करोगे तो भाई मशीन चलेगी, और मशीन चलेगी तो उसकी वैल्यू घटेगी। बिना मशीन चलाए प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता ना, बिना एसिड्स का यूज करे आप प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते। तो भैया आप प्रोडक्शन करने के लिए इसका होना जरूरी है, तो इसीलिए ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बच्चों ये हैम्पर नहीं होता है। ठीक है, अरे हाँ या ना? जैसे आपके घर पे, आप हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसा कि आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, तो भैया आप कपड़े धोओगे तो वॉशिंग मशीन चलेगी, और वॉशिंग मशीन चलेगी तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी ना, लगातार यूज करोगे तो उससे क्या हो? क्या आपका कपड़ा धोना रुक गया? क्या आप बाधा थोड़ा ना बना, वो तो हम यूज कर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी। बात आ रही है समझ में? बट क्योंकि ये क्या होता है, ये यूज करने के कारण नहीं होता है, ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। चोरी हो गई है या एक्सीडेंट हो गया, ये इनके कारण होता है। तो ये तो मैं काम नहीं कर रहा था तब तो नहीं हुआ ना ये? नहीं सर। तो ये क्या होता है? इट इज हैम्पर्ड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या कहा हमने? इट इज हैम्पर ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या होता है बच्चों? हैम्पर होता है, बाधा होता है। ठीक है, तो हाईलाइट करो इस वर्ड को, हाईलाइट करो क्या? कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे हैम्पर होता है और ये हैम्पर नहीं होता है। ठीक है क्या? यस सर। तीसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट थर्ड लिखेंगे इसका। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ठीक है, लिखो क्या? कि प्रोविजन मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, प्रोविजन मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, प्रोविजन मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है क्या? एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, क्या कहा? कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रोविजन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं?
प्रोविज़न। क्यों? क्योंकि ये कहता है क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है, यानी इसके लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं कि सर चलो मशीन ख़राब हो गई है तो हम उसे रिप्लेस करके क्या कर देंगे, दूसरी ला देंगे। तो हम इसके लिए तैयारी पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं। बट इनके लिए, इनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, कब चोरी हो जाए, कब बाढ़ आ जाए, क्या हमें पता रहता है? नहीं। तो हम इसके लिए कोई भी प्रोविज़न वगैरह नहीं रख सकते हैं। तो चौथा क्या लिखेंगे? सॉरी, नो सच प्रोविज़न, no such provision is made, no such provision is made in case of capital loss, in case of capital loss, as it is an unexpected loss, it is an unexpected loss। क्या कहा कि हम इसके अंदर बच्चों कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। नो सच प्रोविजन, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं होती है हमें इसके होने की। ठीक है क्या? चौथा भी लिख लो आप, चौथा भी लिख लो, चौथा भी लिख लो। क्या कि प्रोविजन is maintained, provision is maintained by depreciation reserve fund, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या कहा हमने कि बच्चों हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन इज मेंटेन, हम इसके लिए प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? तो कहता है इसके लिए हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी पहले से एक हम रिजर्व फंड बना के रख देते हैं। मान लो एक गुल्लक बना के रख देते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पैसा पहले से इकट्ठा करके रखते रहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है? यस सर। जबकि इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर लिख लो इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, माफ करना बच्चों, एक मिनट, अब सही है, सही है आप, इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स is done to minimize the loss, कि हम इसके अंदर प्रोविजन तो नहीं बनाते बट हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो लॉस हुआ है उस लॉस की कमी को पूरा करने के लिए, उस लॉस की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने एसेट्स का क्या करा लेते हैं बच्चों, इंश्योरेंस करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है? जो हमें हमारी कमी हुई हानियों को थोड़ी सी तो क्या दे सकते हैं, हमें राहत दिला सकती है। तो ये हो गए बच्चों इसमें 4 अंतर। तो फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या अंतर होता है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या अंतर होता है? तो डेप्रिसिएशन वर्ड का क्या मतलब हुआ बच्चों? डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस से। ठीक है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है बच्चों? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस की वजह से क्या होता है? कैपिटल लॉस। ठीक है? डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर क्या होता है बच्चों? हैम्पर नहीं होता है, ये हैम्पर नहीं होता, यानी बाधा नहीं होती है। जबकि कैपिटल लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर क्या होती है बच्चों? हैम्पर होती है, बाधा होती है। डेप्रिसिएशन से बचाव करने के लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, यानी प्रोविजन हम इसके लिए बना के रखते हैं। जबकि कैपिटल लॉस से बचने के लिए हम कोई भी पहले से ही तैयारी करके नहीं रखते हैं। डेप्रिसिएशन से बचने के लिए हम पहले से ही बच्चों एक रिजर्व फंड बना के रखते हैं जिसका नाम होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जबकि कैपिटल लॉस से बचने के लिए हम कोई रिजर्व फंड बना के नहीं रख सकते हैं, उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करा लेते हैं, अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। ठीक है? आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों।